हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ द मोशन सीरीज। और कल की सीरीज में, कल के लेक्चर में हमने बात की थी, मैंने आपको इनर्शिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी और ये बताया था कि जड़त्व क्या होता है और किसी वस्तु का जो जड़त्व की गुण है उसके बारे में हम क्या जानते हैं। तो दो बातें मेन निकल के आई थी कि जड़त्व सीधा सीधा उस वस्तु के मास से कनेक्टेड होता है और यानी कि मास से रिलेटेड होता है, और दूसरा जड़त्व वह गुण है जो उसकी मोशन में एक रेजिस्टेंस पैदा करता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर न्यूटन की गति का पहला नियम है, तो इस नियम को हम जानते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम का स्टेटमेंट है, किसी भी वस्तु या द्रव्यमान पर जब तक कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए तब तक वह वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि यदि वो वस्तु अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगी, यदि वो वस्तु चलायमान है या फिर इन मोशन है तो इन मोशन ही रहेगी, अंटिल देन उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, एक्सटर्नल फोर्स ही होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स ही होना चाहिए उसमें अगर मोशन करवाना है तो। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। जैसे मान लेते हैं आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, गाड़ी में बैठ के आप उसकी सीट पे बैठे हुए हैं और उसकी सीट पे से आप अगर उस पर ब्रेक या फिर एक्सेलरेटर पे अगर अपन फोर्स लगाते हैं और अपन बोलते हैं कि यार अब ये गाड़ी मूव ही नहीं कर रही, तो वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप उसी निकाय का पार्ट बन चुके हैं। तो उसी निकाय का पार्ट होगा। अगर कोई थर्ड क्वांटिटी जो फोर्स अप्लाई कर रही है तो वो वाला एक्सटर्नल फोर्सेस की कैटेगरी में नहीं आता है। और इस टाइप के बलों से जो मोशन है या फिर जो गति है वो संभव नहीं हो पाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो एक्सटर्नल फोर्स हम उसको मानेंगे जो उस वस्तु की परिधि के बाहर उस पूरे बल का प्रभाव है, तो उस बल को अपन एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को नोट कर लें। इसके एग्जांपल मैंने आपको कल बता ही दिए थे कि यदि हम किसी गाड़ी में बैठते हैं तो एकदम से जब कोई गाड़ी स्टार्ट होती है तो हमें पीछे की ओर धक्का लगता है, या फिर हम किसी बस में जा रहे हैं तो बस में ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर झुकते हैं। ये सब जड़त्व के नियम के उदाहरण है, क्योंकि हमारा शरीर उस टाइम पे रेस्ट पोजीशन में है और हमारे ऊपर बल तो लगता है, तो हमारा जो ऊपर का शरीर है वो एकदम से एक जर्क महसूस करता है, क्योंकि अपने ऊपर बाह्य बल आरोपित किया जाता है। ठीक है, ये जड़त्व के नियम के एग्जांपल हो गए। इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अपन देखते हैं गति का दूसरा नियम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन। स्टेटमेंट में आपको लिख देता हूं, वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा कि वस्तु पे यदि उसकी संवेग चेंज किया जाए तो उस रेट ऑफ चेंज है उसको अपन एक्सटर्नल फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो F बराबर dp/dt। यहाँ पे एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है और नई क्वांटिटी है संवेग। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। आप लोग वैसे तो 10th पास आउट हैं, जानते हैं संवेग होता है वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल, और संवेग प्योरली एक तात्क्षणिक राशि है। इसका मतलब ये हुआ कि संवेग ना तो कभी औसत कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, इसको ओनली ऑन इंस्टेंस पे निकाला जाता है। यानी कि अगर कोई मान लो वस्तु यहाँ से स्टार्ट हुई और मान लो 2 घंटे के लिए इसने अपने मोशन किया, ठीक है, तो इस पूरा जो टाइम लाइन है यहाँ से यहाँ तक की, इसमें अपन किसी भी क्षण में उसका संवेग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई टाइम इंटरवल में उसका संवेग इंस्टेंटली चेंज हो रहा है, मान लेते हैं इन 10 मिनट में इससे पहले संवेग P1 था और यहाँ पे संवेग P2 हो गया और ये पूरा गेम 10 मिनट में चेंज हुआ है, तो अपन इस फॉर्मूले की सहायता से ये पता कर सकते हैं कि उस वस्तु में कितना बल आरोपित किया गया होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि इस पूरे टाइमलाइन के दौरान आरोपित बल इस पूरे 10 मिनट के लिए लगेगा वो, ठीक है, तब जाके संवेग में चेंज होगा। तो इस स्टेटमेंट से अपन इस फॉर्मूले से कुछ 2-3 निष्कर्ष निकालेंगे। तो F बराबर d mv/dt। m एक कांस्टेंट होता है, वस्तु का द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम से अपन जानते हैं। तो
ज़्यादा फेमस फॉर्म है न्यूटन की गति के दूसरे नियम की। ठीक है, इसका वेक्टर नोटेशन मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने आपको त्वरण के बारे में बताया था। त्वरण जो ये होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये a बराबर होता है dv/dt। वेक्टर फॉर्म की बात करें तो सेम फॉर्मूले को अपन यहाँ पे पुटअप करेंगे तो फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म आ गया वो इस तरीके से आता है। एक अगर मैं आपको पुट करूँ, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म है। इसमें दो बात हमेशा याद रखने की है कि जितने टाइम इंटरवल के लिए फोर्स लगेगा उतने ही टाइम इंटरवल में वस्तु का संवेग चेंज होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये फोर्स मैं 2 मिनट के लिए अप्लाई करूँगा किसी वस्तु पे, तो 2 मिनट के अंदर अंदर वस्तु अपना संवेग चेंज कर देगी। ठीक है, और जैसे वस्तु का संवेग चेंज होगा इसका मतलब ये है कि उस दौरान इतने टाइम इंटरवल के लिए उसने फोर्स को अनुभव किया है अपने ऊपर। ठीक है, और इसके साथ एक चीज़ और नोट कर रखिए, अगर मान लो 2 मिनट के लिए वस्तु पे फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है, तो उस दौरान उसका जो त्वरण होगा वो अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद त्वरण फोर्स हो जाएगा 0। 2 मिनट के जस्ट तुरंत बाद ये हो जाएगा फोर्स 0। एक एग्जांपल के लिए मान के चल रहे हैं कि 2 मिनट तक फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद फोर्स हटा लिया जाएगा, उसके बाद त्वरण फोर्स हो जाएगा 0। तो उसके बाद उस वस्तु पे त्वरण अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट संवेग है, संवेग संरक्षण का नियम के मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये कोई ब्लॉक है एंड द्रव्यमान है इसका, और इनिशियली मैं इसको रेस्ट पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इनिशियल मान लेते हैं इसका जो वेग है वो है 0। उसके बाद जस्ट इसको एक जर्क दिया गया, इनिशियल फोर्स F पर, इनिशियल फोर्स इसको F1 दिया गया। उसके बाद में ये वस्तु मूव करना शुरू करती है v1 वेग से। ठीक है, v1 वेग से मूव करना शुरू करती है और यहाँ पे मान लेते हैं कोई आदमी खड़ा है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है इस पे, और ये अपने हाथ से इस वस्तु को आगे धक्का देता है इस यहाँ पे आगे। ठीक है, आगे 1 मिनट के बाद ये वस्तु को अपना धक्का देना शुरू करता है और यहाँ से धक्का देना शुरू करता है। ये द्रव्यमान रहेगा तो v1 थी इसकी अभी तक इनिशियल वेलोसिटी जब तक धक्का नहीं दिया जा रहा था। ये इसको मान लेते हैं 20 सेकंड के लिए पुश करता है इस वस्तु को। 20 सेकंड के बाद में ये जब इस वस्तु का इसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे हटेगा, मान लेते हैं यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट रिमूव हुआ। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा इसका रिमूव। जैसे ही इस पर्सन का इससे रिमूव होगा तब तक इसका वेग हो जाएगा रिमूव, क्योंकि अपन को पता है कि इसने अप्लाई किया फोर्स इसने अप्लाई किया तो वस्तु में आया त्वरण। मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि यदि किसी वस्तु पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो उस टाइम उस वस्तु में एक्सेलरेशन होगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यदि किसी वस्तु में एक्सेलरेशन है तो उस टाइम पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो उस टाइम इसका वेग हो जाएगा v2। इसके बाद में फोर्स नहीं है यहाँ पे, उसके बाद उसने अपने हाथ हटा लिया तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया 0। इसका मतलब ये अपना v2 वेग कंटिन्यू करेगी, v2 वेग आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी किस कारण है, अभी आपने मैंने पहला लेक्चर पहले नियम बताया था, ये जड़त्व के नियम के कारण होता है। ठीक है, इसी को अपन एक दूसरे नाम से जानते हैं, उस नियम का नाम है संवेग संरक्षण का नियम। यानी किसी भी वस्तु का संवेग कुल संवेग संरक्षित रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया गया हो। ठीक है, संवेग में परिवर्तन केवल और केवल बल की वजह से संभव है। इस चीज का जो है प्रूफ है वो गति का दूसरा नियम देता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जानेंगे गति का तीसरा नियम, सबसे ज्यादा मोस्ट और इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल नियम, और इस पे पक्का है कि एक तो सवाल आ ही जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो गति का सबसे इम्पोर्टेंट नियम और ये है एक्शन रिएक्शन। ध्यान से चर्चा करेंगे इस बारे में, क्रिया प्रतिक्रिया। पहले स्टेटमेंट में आपको बताता हूँ कि यदि कोई वस्तु पर
वस्तु नहीं, यदि कोई निकाय बाह्य बल आरोपित नहीं है, ये हो गई कंडीशन सबसे पहले। तो अब है स्टेटमेंट, उस परिस्थिति में एक वस्तु द्वारा दूसरी लगाया गया बल तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर परिमाण में बराबर और विपरीत होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका आउटकम एक और लाइन में देता हूं कि निकाय का कुल आंतरिक बल शून्य होता है। वर्ड पे आप गौर करेंगे निकाय, निकाय सिस्टम, सिस्टम का मतलब है यदि कोई वस्तु है आपस में कोई इंटरेक्शन कर रही है, ठीक है, जैसे कि मैं अब जमीन पे खड़ा हूँ तो जमीन और मैं एक निकाय का हिस्सा है दोनों, तो जितना फोर्स यानी कि जितना मेरा भार इस धरती पे लग रहा है, ठीक है, धरती भी उतना ही भार, उतना ही वजन, उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगा रही है ताकि मैं स्टेबली खड़ा रह सकूँ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरे द्वारा लगाया गया बल है, मेरा वेट अगर इस धरती पे फोर्स लगा रहा है, इस जमीन पे फोर्स लगा रहा है नीचे की साइड, तो मैं नीचे जा क्यों नहीं रहा, कोई तो चीज़ में रोके हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बल मेरी बॉडी इस जमीन के कॉन्टैक्ट पे लगा रही है उतना ही इस कॉन्टैक्ट के द्वारा बराबर और विपरीत दिशा में बल मेरे ऊपर लग रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे अपराइट खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप दीवार को धक्का देते हैं, दीवार सरक नहीं रही, उस केस में क्या होगा, अगर दीवार सरक नहीं रही है उस केस में इसका मतलब क्या हुआ कि दीवार के द्वारा उतना ही बल आपके ऊपर भी तो लगाया जा रहा है ना, उतना ही बल दीवार के द्वारा आपके ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है। आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो आप साइकिल चलाते हैं, उस केस में क्या होता है कि आपकी साइकिल का जो पेडल है, आप उसको जो पेडल मारेंगे तो टायर के द्वारा जमीन पे जितना बल लगाया जाएगा उतना ही जमीन द्वारा टायर पे बल लगाया जाएगा, तभी साइकिल का मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो सिस्टम होगा उसका जो इंटरनल फोर्स होगा, देखो निकाय का मतलब ये होगा कि यदि ये कोई मैन है और ये है बेस, ये किसी आधार पे खड़ा है, ये मैन, तो मैन द्वारा जितना फोर्स एफ पर लगाया जा रहा है उस बेस द्वारा उतना ही फोर्स एफ पर लगाया जा रहा है इसके ऊपर समान और विपरीत दिशा में, जिससे ये एक दूसरे को कैंसिल करें और मैन और बेस ये दोनों टोटल बनाते हैं एक सिस्टम को, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर ये इंटरनल फोर्स ही दोगे, तो सिस्टम की बाउंड्री के अंदर जो फोर्स लग रहे हैं उनको अपन इंटरनल फोर्स बोलेंगे, और इंटरनल फोर्सेज अगर अपन टोटल कैलकुलेट करें तो F1 और F2 तो बराबर है और विपरीत है एक दूसरे के, तो इन दोनों का जो टोटल नेट सम आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब मैंने ये जो पहली लाइन लिखी थी इसका मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। इसमें एक लाइन लिख रही है कि यदि कोई निकाय पर बाह्य बल आरोपित हो रही है, ठीक है, ध्यान से सुनिए और बहुत सारी चीजें यहाँ से क्लियर होगी आपको कि यदि कोई निकाय पर बाह्य बल आरोपित नहीं है तो सबसे पहले एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा, सिस्टम का त्वरण क्या होगा, 0। इसका मतलब सिस्टम अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, ठीक है, सिस्टम हो गया रेस्ट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप अब दीवार को दो धक्का और मान लेते हैं वो दीवार मूवेबल है यानी कि वो मूव कर सकती है। अब अगर दीवार को आपने धक्का दिया, इस चीज़ का ढंग से मतलब समझ गए ना, तो मोशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये है कोई मैं ये अप्लाई कर रहा है अपने हाथों पे फोर्स एफ पर, और अगर मैं कह रहा हूँ पूरा ये सिस्टम अब ये दीवार और मैं दोनों चले गए, जैसे ही मान लेते हैं कि इस पर धक्का देने पर मान लो इस पर कुछ भी वेग आ गया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मूवेबल दीवार थी, इसको धक्का देने पर इस पर आ गया बी वेग, ठीक है, बी वेग आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस मैन ने इस दीवार को सरका दिया, ठीक है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि बराबर बल लगना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें बी वेग है तो इसका मतलब ये होगा कि इस पे कोई ना कोई फोर्स ने वर्क कर चुका है इस पे, ठीक है। अगर फोर्स वर्क नहीं करता है इस दीवार पे तो इस पे बी वेग कैसे आ गया, मैं कह रहा हूँ पूरा सिस्टम अभी थोड़ी सी वेग से चलायमान हो चुका है, ठीक है। अब अगर इस पे
चलायमान हो चुका है तो इसमें कहीं ना कहीं जीरो से भी आया होगा, ठीक है। इसका वेग, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ सेकंड के लिए तो इसमें तुरंत काम किया होगा, कुछ सेकंड के लिए सही, लेकिन इसमें तुरंत काम किया ना, तुरंत काम किया तो इस पर क्या आ गया बाह्य बल। मैंने आपको बताया था जड़त्व के नियम में पहली बार कि यदि किसी वस्तु को मोशन में लाना है तो उसमें बाह्य बल काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बताया गया था कि इसका मतलब क्या हुआ कि अब जितना ये F1 बल इस पे लग रहा है वो कतई बराबर नहीं होगा इस F के, ठीक है, ठीक है। ना ही ये इस पे कुछ तो फोर्स लगाएगी, मान लेते हैं F2 है तो ये F1 जो होगा ये कतई बराबर नहीं होगा F2 पे, और ये चीज फेल कर देगी आपके न्यूटन के थर्ड नियम को। इसीलिए मैंने आपको ये लाइन लिखवाई थी कि यदि कोई निकाय पर बाह्य बल आरोपित नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो पूरा सिस्टम रेस्ट में होना चाहिए, तब जाके हम इस बात पे कमेंट कर सकते हैं कि एक पहली एंटिटी द्वारा दूसरी एंटिटी पे जितना बल लगाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि दूसरी एंटिटी भी पहली एंटिटी पे उतना ही बल लगाएगी लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे भी आप लोकल बुक्स वगैरह में देख लेना 50 एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अपन किसी रोड को ले और उसमें कोई फ्रूट लटका दें, ठीक है, फ्रूट लटकाते हैं अपन रोड को ऊपर से प्रेस करते हैं तो वो फल ऊपर की तरफ मूव करता है, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। अपन साइकिल पे चल रहे हैं, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। अपन खड़े हैं, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। अपन ने किसी दीवार को धक्का दिया, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। और तो और यदि मैं इस मार्कर से इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। मार्कर जितना इस बोर्ड पे, देखो मार्कर जो है मेरा जितना इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा है, अगर ये मार्कर इसमें अंदर चला जाता तो ये न्यूटन के थर्ड नियम को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये मार्कर इसमें अंदर नहीं जा रहा बिकॉज इस मार्कर का जो ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये भी मार्कर को उतना ही फोर्स लगा रही है बराबर दिशा में, तो इस कांटेक्ट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है, इस कांटेक्ट को स्टेबलाइज कर रहे हैं कि ये मार्कर इस पे टिका हुआ है, तब जाके मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब तक अपन ने न्यूटन की गति के तीनों नियम जान लिए अच्छे से, और अब अपन इसके बेस कुछ आउटपुट निकालना शुरू करते हैं। अपन चर्चा करते हैं संवेग की, अपन चर्चा करें त्वरण की दोबारा से, और कुछ न्यूमेरिकल आउटपुट यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। आइए अभी आप लेक्चर्स को केवल देखते जाइए, क्योंकि अभी जो थ्योरी चल रही है उसका अभी डायरेक्ट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके क्वेश्चंस में यूज बहुत कम आएगा, या फिर केवल इसी थ्योरी को बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं। एक बार अपन धीरे धीरे जैसे जैसे चलते चलते अपन वर्क पावर एनर्जी को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में अपन को एक एडवांस आइडिया आएगा क्वेश्चंस का, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी को मर्ज करने मेरा क्वेश्चन आना थोड़े से कम चांसेस है, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आता है और मोशन का यूज़ किया जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन समझ रहे हैं, या न्यूटन्स लॉ हो या फिर अपन ने कल पढ़ा था वो भी, तो इसका यूज़ किया जाएगा वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चन से आप सॉल्व कराने में, ठीक है। आपको टेंशन फोर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को पेशेंसली सीखते जाइए। इतना जहाँ पे जो क्लास में कवर हो रहा है उसको आप नोट कीजिए, पर डे रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जितने आप इसके लेवल पे लगा सकें। आप इसके क्वेश्चन आप डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे कराऊंगा भी नहीं तो भी आप लगा दोगे, क्योंकि उस लेवल का आपने कंटेंट कवर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में अपन तीनों नियम अपन कवर कर चुके हैं अभी तक, ऑल 3 लॉज अपन कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में आप नई एंटिटी की बात मैं बात करूंगा इंपल्स, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपल्स का हिंदी में मतलब होता है आवेग। नीति क्या चीज है? आवेग जो होता है I बराबर डी, ठीक है। डीपी मतलब क्या होता है? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन जो होगा वो आवेग के बराबर है, ठीक है। संवेग में परिवर्तन क्या होगा? आवेग के बराबर होगा। एक बार दोबारा सुन लीजिए, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होगा। जैसे कि न्यूमेरिकली मैं आपको इसको बताऊं कि मान लें किसी वस्तु द्रव्यमान की वस्तु है, इसमें पहले वेलोसिटी थी और कुछ समय बाद या फिर फोर्स अप्लाई करने के बाद में ये हो गई v2, तो I बराबर होगा m v2 माइनस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप उस क्वेश्चन का पहले खुद आंसर ट्राई करेंगे ढूंढने की, नहीं आएगा तो फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब अपन मान लेते हैं कि 50 किलो का एक कोई भी वेट है, ठीक है, 50 किलो का कोई भी वेट है और एक छोटे पतले लोहे के, ये हो गया कोई आयरन प्लेट, इसके ऊपर में रखा है, ठीक है, और काफ़ी लंबे समय से रखा हुआ है इसके ऊपर ये, ठीक है।
अगर इस आयरन प्लेट को मुझे तोड़ना है, ठीक है, तो एक नुकीली 50 किलो का वेट मैं इसके ऊपर रख के रखूँ, पहला केस, या फिर दूसरा केस, इस 50 किलो के एक हैमर लूँ मैं और तब इस हैमर से इस प्लेट पे एक स्ट्राइक करूँ, ठीक है। कौन से केस में ये आयरन प्लेट टूट जाएगी? भाई पहला केस मैंने आपको बताया कि 50 किलो का एक वेट मैं इसके ऊपर डायरेक्टली प्लेस कर दूं बहुत सारे टाइम के लिए, और एक 50 किलो का मैं हैमर लूं और इस आयरन प्लेट पे स्ट्राइक करूं, तो कौन से केस में आयरन प्लेट का ब्रेक होना ज़्यादा फेवरेबल है? तो यस, आपने प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि जब हम 50 किलो का हैमर इसके ऊपर चोट मारेंगे, फटाक से एक बार में आयरन प्लेट टूट जाएगी। तो इसका रीज़न क्या है? अपन ने वेट अपने फोर्स को बराबर लगा रहे हैं। देखो 50 किलोग्राम का ही इस पर फोर्स इस पर रखा हुआ है, वेट इस पर रखा हुआ है, 50 किलोग्राम का हैमर इस पर अपन ने स्ट्राइक किया, दोनों में फर्क क्या है? मान लेते हैं वेग भी बराबर है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे v1 वेग से इसके ऊपर ड्रॉप किया मैंने, और ये भी मान लेते हैं यहाँ से जब इस पर पड़ेगा तो भी v1 वेग से पड़ेगा, लेकिन दोनों में यहाँ पे फर्क क्या है? क्या रीज़न है कि स्ट्राइक इस आयरन प्लेट को तोड़ देगी, जबकि एक प्लेसिंग इस 50 किलो का जो वेट यहाँ पे अपन प्लेस करेंगे ये आयरन प्लेट को नहीं ब्रेक कर पाएगा। तो यस माय डियर, इसका जो आंसर आता है वो आता है आवेग से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 50 किलो के हैमर के कारण आवेग में परिवर्तन ज़्यादा तीव्र होगा, ठीक है। आवेग में परिवर्तन बहुत ज़्यादा तेजी से होगा विद रेस्पेक्ट टू 50 किलो का जो वेट है, 50 किलो का जो वेट है वो इस पर प्लेस किया जाएगा, ठीक है। 50 किलो का वेट इस पर प्लेस है, वो क्या लगाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा रहा है नीचे ये लग रहा है, लेकिन इस पर ये जो जैसे इस पर पड़ेगा तो t बराबर जस्ट 0 या फिर बहुत ही अल्प समय के लिए, ठीक है, अल्प समय के लिए फोर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर, बहुत अल्प समय के लिए, ठीक है। अपन ने यहाँ से कुछ आउटपुट निकाले हैं, तो I बराबर क्या होता है m v2 माइनस v1, और तो फोर्स का जो यहाँ से इक्वेशन आता है वो आता है d। आवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, ठीक है। सॉरी, ठीक है, आई बाई, ठीक है। इसका मतलब सॉरी मैंने एक लाइन बोल दी, तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान रखें। आवेग में परिवर्तन, परिवर्तन संवेग होगा, लेकिन जो बल का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है वो आता है आई के ऑलरेडी एक हमने निकाल चुके हैं, तो ये होता है v2 माइनस v1। ये दूसरा नियम ये वैसे तो कि संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो आवेग बल के बराबर होती है, लेकिन इसको अपन एक आवेग के फॉर्म में जाकर जानेंगे कि आवेग और समय का जो अनुपात है वो बल के बराबर होता है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो t है बहुत अल्प समय के लिए लग रहा है, मान लेते हैं जस्ट 0 प्लस के लिए, और जैसे ही मैं यहाँ पे इसमें आपने एक फॉर्म पढ़ी होगी मैं x/0, और ये फॉर्म होती है इन्फिनिटी को टच करती है, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसको जस्ट 0 नहीं मानूँ, जस्ट 0 के इक्वल मानूँ, तो ये जो नंबर आएगा f ये बहुत ही ज़्यादा आएगा, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बल उतनी ही देर के लिए आरोपित होगा जितनी देर में संवेग में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो अब संवेग में तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये 50 किलो का थोड़ा पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा और तुरंत के ऊपर उठेगा। भाई किसी पे अपन स्ट्राइक करते हैं तो उस वस्तु पे वो चिपक थोड़ी जाती है, वो अगर वस्तु इलास्टिक है तो उसको अपोज करेगी और तुरंत वो थोड़ा ऊपर आएगा। तो जैसे ही उसके संवेग में परिवर्तन हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो v1 वेग था उसकी डायरेक्शन ये थी, और जैसे ही ये इसको पढ़ के थोड़ा ऊपर उठेगा, मान लेते हैं v1 से उठा है, v2 से उठा, तो इसमें जो संवेग जो चेंज होगा, यानी इसमें जो इम्पल्स जनरेट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, इसीलिए ये आयरन प्लेट को तोड़ देगा इतना फोर्स, ठीक है। आप क्लियर हो चुके हैं, आप इम्पल्स को जान चुके हैं और आप फोर्स को इम्पल्स से रिलेट करना जान चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ से सारे पैरामीटर हो जाते हैं और अपन सीधा डी टाइप करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ आउटपुट देखेंगे और अपन एक बार तीनों समीकरण पर रिवीजन। 10th क्लास में आपने पढ़ी होंगी गति के 3 समीकरण पढ़े थे आपने, और तीनों समीकरण वैसे तो मैं चाहूँ तो ड्राइव करा दूँ, लेकिन ड्राइव बनाने से फायदा नहीं है, आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, पहला आपने पढ़ा था v बराबर u प्लस at, दूसरा पढ़ा था s बराबर u प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड पढ़ा था u स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये तीनों समीकरण थे, इसमें v बराबर क्या था, फाइनल
वेलोसिटी, v बराबर इनिशियल, a बराबर एक्सेलरेशन, p बराबर टाइम और s बराबर आएगा डिस्प्लेसमेंट। एक बार इनको आप वैसे तो आपके आते ही हैं लेकिन एक बार और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इनसे अपन कुछ आउटपुट निकालेंगे और इनसे आप इनके जो बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, वो तो आप आएंगे